बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस कहानी की इससे पहले आप 26 किस्तें सुन चुके हैं। अब 27वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। तुम बस फौरन यहाँ से चले जाओ। मुझे किसी की मदद, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। खुदा के लिए मुझे तन्हा छोड़ दो। मेरा ख्याल था उसकी बरहमी और जज्बातियत आंसुओं के साथ बह जाएगी। मैं उसे रोता देखता रहा हत्ता कि उसके आंसू थम गए। शायद आंसुओं के सूते खुश्क हो गए थे। आंसुओं ने उसके और मेरे दरमियान फासले घटाने के बजाय बढ़ा दिए थे। उसका इरादा पहले से ज्यादा मजबूत महसूस होने लगा था। बेगानगी भरे लहजे में वो बोली, खुदा के लिए अब चले भी जाओ। मुझे तुम्हारी मदद से वहशत हो रही है। मैंने उन लोगों के सामने बहुत बड़ी कसम खाकर वादा किया था कि तुमने अगर मुझसे राब्ता कायम किया तो मैं तुम्हें पकड़वाने की कोशिश करूंगी। एक फोन नंबर भी दिया था उन्होंने मुझे। तुम्हारी खातर मैं अब इतना कर रही हूँ कि अपनी कसम पूरी नहीं कर रही हूँ। लेकिन खुदारा तुम चले जाओ। मेरी भलाई चाहते हो तो चले जाओ। हमारा तुम्हारा साथ बस इतना ही था, अब उसे भूल जाओ। उसने बसंते कोशिश करवट ली और मुंह फेर कर उसी तरह लेट गई कि उसके घुटने पेट से लग रहे थे और गर्म पानी की बोतल उसने पसलियों पर रखी हुई थी। उसका जिस्म अब भी होले होले लर्ज रहा था। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मैंने गुलगेर आवाज में पूछा। हाँ हाँ, वो अजियत ज़दा घुटी घुटी आवाज़ में बोली। उसके लहजे ने मुझे बता दिया था कि मुझे अपनी किताबें ज़िंदगी से ये वर्क अब फाड़ कर फेंकना ही होगा। वो फैसला कर चुकी थी और ऐसा फैसला उसका हक बनता था। मैं जा रहा हूँ। मिलाकर मैंने शिकस्त खोरदा लहजे में कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए किसी डॉक्टर का बंदोबस्त कर सकता हूँ? मैंने कर लिया है, वो रुखाई से बोली। सरदस्त उससे जो कुछ हो सका था वो कर गया था। सुबह दुआओं का बंदोबस्त करके आएगा। मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हारी किसी भी किस्म की मदद की जरूरत नहीं है। तुम अगर मेरी कुछ मदद कर सकते हो तो यही मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं कमरे से निकल आया। मेरे कंधों पर जैसे मनो वजन लदा हुआ था। पर मुश्किल में उसी रास्ते से बाहर पहुंचा जिस रास्ते से आया था। मैंने बेडरूम की खिड़की खोलकर कूदने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि इसके लिए मुझे सरीना के सामने जाना पड़ता, जबकि वो मुझसे मुंह फेरे लेटी हुई थी। बाहर खिड़की के पास रखे हुए जूते पहनकर मैं वापस चल दिया। मैं दुखों और गमों का जाहिरी तौर पर ही नहीं, दिल में भी हमेशा मुज़हका ही उड़ाने का आदी रहा था, ताकि वो मेरे असाब को तोड़ फोड़ न सकें। लेकिन उस वक्त मेरा दिल जितना बोझल था मैं ही जानता था। कोशिश के बावजूद मुझे कोई मज़ाहिया बात याद नहीं आ रही थी। सूरत हाल के लिए कोई मज़ाहिया तशबिया नहीं सूझ रही थी। सफ़ेदा शहर नमूदार हो रहा था और खासी कनक आवाज़ चल रही थी, मगर मुझे फिजा में बेहद हबस महसूस हो रहा था। घुटन शायद फिजा में नहीं, मेरे सीने में थी। मैं गाड़ी में आ बैठा। चारों तरफ परिंदों की चहकार सुनाई देने लगी थी। उजाला फैल रहा था। मैंने क्लोज कंपार्टमेंट से छज्जेदार टोपी और तारीख शीशों की ऐनक निकाली। ये दोनों चीजें मैंने लाहौर में आवारागर्दी के दौरान खरीदी थीं। मुझ जैसे आदमी के लिए ये बड़ी कारामद चीजें थीं। टोपी पहनने और ऐनक लगाने के बाद मैंने अक्न आईने में अपना चेहरा देखा। आंखें और बाल छुपने से चेहरे में काफी तब्दीली आ गई थी। गहरी सांस लेकर मैं सीट से टेक लगाकर बैठ गया। कार स्टार्ट करने को दिल नहीं चाह रहा था। मेरे जहन में खिचड़ी सी पक रही थी। मेरे वजूद में कहीं जैसे कोई चिंगारी सी फूटी थी और शोला बनती जा रही थी। मैं सरतापा मुब्तलाए अजियत था। मेरा रुआं रुआं चल रहा था। हर मसाम जागुसल आग उगल रहा था। जाने मन, ये तो जिंदगी का कोई करीना ना हुआ। मैंने अपने आप से कहा, यूं तो लोग जमीन के सीने पर तुम्हारे पांव कभी जमने नहीं देंगे। मैं बहुत देर तक सोचता रहा। बिलाकर मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाई दे गई। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तारी से एक तरफ रवाना हो गया। शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ई एक बहुत बड़ा कबाड़खाना मेरी मंजिल था। कबाड़खाने तक पहुंचने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी थी। कार मैंने एक पुराने और तनावर दरख्त के नीचे रोक दी। कबाड़खाने के गिर्द एक नीची सी चारदीवारी अहाता किए हुए थी। अंदर एक तरफ छप्पर सा था। कुछ साजो सामान और काठ कबाड़ उस छप्पर में होता था और बाकी खुले आसमान तले बिखरा रहता था। इस चारदीवारी की एक दीवार के साथ एक झोंपड़ी कंधा जोड़े खड़ी थी। मैं दीवार के साथ साथ चलता हुआ उस झोंपड़ी तक पहुंचा। झोंपड़ी का नाम निहाद दरवाजा चौपट खुला देखकर मुझे मायूसी सी हुई कि शायद अब यहाँ कोई नहीं रहता। लेकिन कुछ आगे बढ़ा तो ये देखकर इत्मीनान हुआ कि आसार कदीमा से ताल्लुक रखने वाली वो चारपाई अब भी झोंपड़ी में मौजूद थी, जो मैं एक बार पहले भी देख चुका था जब अशरफ खान के साथ यहाँ आया था। ये चारपाई दरअसल 4 पाई भी नहीं 3 पाई थी। चौथे पाए का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा बाकी था और कमी ईंटों के जरिए पूरी की गई थी। ये चारपाई किसी दानश्वर के ख्यालात की तरह गहराई लिए हुए थी और उस पर लेटने के बाद इंसान घोड़े की नाल जैसी शक्ल इख्तियार कर सकता था। उसके अलावा छिद्री इतनी थी कि कुत्ते बिल्लियां तो उसके बालों के दरमियान से गुजर सकती थीं। इसलिए इस पर लेटना यकीनन एक आर्ट था जो सिर्फ बाबा बख्शा ही को आता था, जो उस झोपड़ी का मकीन था।
उस बाबा बख्शा की तारीख मुगलों की तारीख से कुछ ही कम पुरानी थी। किसी जमाने में बाबा बख्शा एक मोची था, शहर की एक सड़क पर बैठा करता था। जाने कब और किस तरह छोटे मोटे स्मगलरों ने उसे अपने मुखबर पैगंबर के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सड़क के किनारे बैठे हुए उस बेजरर से बूढ़े मोची के पास छोटे छोटे स्मगलर जूतर पालिश करवाने के बहाने रुकते और कह जाते कि फलां आए तो उसे बता देना कि फलां वक्त फलां जगह से माल वसूल कर ले, या फलां जगह पर माल इस वजह से नहीं पहुंच सका, आइंदा प्रोग्राम ये है, वगैरह वगैरह। छोटे मोटे सरकारी एहलकार भी जूते मुरम्मत कराने या पालिश करवाने के लिए उसके पास रुकते थे। बाबा बख्शा बातों बातों में कभी कभार उनसे भी कोई काम की खबर हासिल कर लेता था और उसे स्मगलरों तक पहुंचा देता था। इन खदमात के एवज स्मगलर उसे थोड़ी बहुत रकम दे देते थे और शायद इन दिनों बाबा बख्शा को LSD के कैप्सूल की लत लग गई थी, जिसे नशेबाज राकेट कहते हैं। उस राकेट ने बहुत कम वक्त में बाबा बख्शा को कब्र के किनारे पहुंचा दिया। उस रोटी की नहीं, राकेट की फिक्र रहती थी। जो कुछ भी उसके पास होता उससे वो राकेट खरीदता, ख्वाह किसी भी कीमत पर मिलता। नशा टूटता तो दीवानों की तरह वो हर चीज को नोचता घसोटता, इधर उधर फिरता, ओल फुल बकता, कामकाज के काबिल न रहा, स्मगलरों के ये भी भरोसे के काबिल न रहा। कभी कभार वो शहर की किसी सड़क के किनारे या किसी नाली में मुंह दिए पड़ा हुआ नजर आ जाता था। कोई तरस खाकर किसी तरह उसे उठाकर उसकी झोपड़ी में पहुंचा देता, कोई तरस खाकर खाना या थोड़े बहुत पैसे दे देता। झोपड़ी में दाखिल होते ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मुर्गियों के किसी बड़े डरबे में घुस गया हूं। अजीब सी बू फैली हुई थी। एक कोने में बाबा बख्शा के माजी की यादगार चंद जंग कालूद औजार और मुड़े तुड़े कटे फटे कुछ जूते पड़े थे। एक कोने में चूल्हा, एल्युमिनियम के 2-4 टेढ़े मेढ़े बर्तन और घड़ा वगैरह ऊंधा सीधा पड़ा था। छलंगा सी चारपाई की कब्र में बाबा बख्शा गठड़ी बना पड़ा था। पहले तो मुझे गुमान गुजरा कि उसकी रूह कब से अंसरी से परवाज कर चुकी है। उसका पोपला सा मुंह कुछ इस अंदाज में खुला हुआ था, राल बह बह कर उसके रुखसारों पर खुश्क हो चुकी थी। उसकी रंगत स्याह और चेहरा झुर्रियों भरा था। हाथ पैरों पर नसें रस्सियों की तरह उभरी हुई थी। उसके इस्तखानी जिस्म पर एक मैली सी जैकेट वास्कट और मुख्तसर सी धोती थी। आंखें बंद थीं और आंखों के गोशों में मैल जमी हुई थी। मुझे उस पर रहम भी आया और एक लम्हा के लिए कराहत भी महसूस हुई, लेकिन फिर एक और ही जज्बा इन तमाम कैफियत पर गालिब आ गया। मैं उसे हिलाने जुलाने के लिए हाथ बढ़ाने ही लगा था कि यगलत उसे झुरझुरी सी आई और उसके जिस्म को यूं झटके लगने लगे कि गोया बिजली का कोई नंगा तार जिसमें करंट भी दौड़ रहा हो, बार बार उसके जिस्म से मस हो रहा हो। चंद लम्हे बाद उसकी हालत कुछ एतदाल पर आई और वो खरखराहट की आवाज के साथ लंबी लंबी सांसें लेने लगा। आंखें बदसूर बंद थीं। मैंने काफी देर उसे हिलाया जुलाया, तब उसने बमुश्किल आंखें खोली और नहायत ही बेजारी से मेरी तरफ देखा। कौन है, क्या बात है? उसने नहायत ही ज़ईफ आवाज में पूछा। मैं वक्त जाया करना नहीं चाहता था और मेरे ख्याल में बात उसकी दिलचस्पी के मौजू से शुरू की जाती तो शायद जल्द मकसद पूरा हो जाता। राकेट चाहिए? मैंने पूछा। उसकी धुंधलाई हुई आंखों में उम्मीद की किरण लहराई और उसने चारपाई की पट्टी थाम कर उठने की कोशिश की। मैंने सहारा देकर उसे बिठा दिया। तुम राकेट लाए हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ रकम दे सकता हूँ जिससे तुम कई दिन का कोटा खरीद सकते हो, मैंने कहा और 10-10 के चंद नोट उसके हाथ पर थमा दिए। वो कांपते हाथों से उन्हें गिनने लगा। फिर उसने पागलों की तरह अपने एक हाथ पर काटा और मेरी तरफ देखकर घबराहट ज़दा से अंदाज में हंसते हुए बोला। यकीन करने की कोशिश कर रहा था कि मैं ख्वाब नहीं देख रहा। उसने एक बार फिर पागलों की तरह नोट गिने। इस मर्तबा उसके हाथ पहले से ज्यादा कांप रहे थे। तुम मुझे बता सकते हो कि उस्ताद लब्बू का ठिकाना कहाँ है? उस्ताद लब्बू का ठिकाना? उसने सरसराती सी आवाज में दोहराया। एक लम्हा पहले उसकी आंखों में उम्मीद की जो किरण लहराई थी दम तोड़ गई। हाथ से ज्यादा उभरे हुए उसके नरखरे ने कई बार नीचे ऊपर हरकत की। शायद वो मजीद कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, मगर आवाज हल्क में फंस कर रह गई थी। मिलाकर उसने नफी में सर हिलाया और सरगोशी नुमा आवाज में पूछा, क्या अब तुम ये रकम वापस ले लोगे? उसके लेजे में बला की हसरत थी। मैं फौरी तौर पर उसे कोई जवाब न दे सका। उसका सारा जिस्म ही होले होले कांप रहा था। वो गोया मुझे कायल करने की कोशिश करते हुए बोला, उस्ताद लब्बू का ठिकाना शायद तुम्हें कोई भी ना बता सके, उसके किसी साथी का आता पता। वो सोच में पड़ गया। मुझे उसके तबाहशुदा जहन पर ज्यादा भरोसा तो नहीं था, लेकिन कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं था। बिलाखिर बाबा बख्शा ने सर उठाया और कामती आवाज में बोला, काफी अरसा पहले की बात मुझे याद पड़ती है। एक नौजवान गुलाम अहमद उसके लिए काम करता था। उन दिनों तो उसका खास आदमी था। अगर जिंदा होगा तो अब भी यकीनन उसी के लिए काम कर रहा होगा। बात ज्यादा पुरानी भी नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो कहाँ रहता था। वो हाँफने लगा था, लिहाजा खामोश होकर सांस दुरुस्त करने लगा। कुछ देर बाद उसने मुझे एड्रेस समझाना शुरू किया, जो बिलाकर मेरी समझ में आ ही गया। मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ा और झोंपड़ी से बाहर निकल आया। मुझे यकीन था कि हमारी मुखबरी करने और हमारे साथ बेइंतहा सख्त सलूक करवाने में उस्ताद लब्बू के सिवा किसी का हाथ नहीं था।
یہ بھی غنیمت تھا کہ اشرف خان کچھ ہی عرصہ قبل مجھے اس کے بارے میں کافی کچھ بتا چکا تھا اور اس حقیقت سے بھی آگاہ کر چکا تھا کہ اس کے درمیان پرانی دشمنی کی ایک گھرا چلی آ رہی ہے۔ اشرف خان مر چکا تھا اور اس طرح گویا استاد لبو کی خواہش انتقام کی تکمیل کا سامان ہو چکا تھا اور اب یہ سلسلہ یہیں ختم ہو سکتا تھا۔ لیکن اشرف خان کی موت اور پرزرینا کا حشر دیکھنے کے بعد میرے دل میں انتقام کا شعلہ بھڑک اٹھا تھا۔ استاد لبو کی کمینگی اور صفاقی کا بدلہ لینے کی ذمہ داری میں نے اپنے سر لے لی تھی۔ فی الحال میں اپنے آپ کو اس پوزیشن میں تو نہیں محسوس کر رہا تھا کہ استاد لبو کو اگر تلاش بھی کر لیتا تو براہ راست جا کر اس سے ٹکرا جاتا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس جگہ وہ کسی بادشاہ سے کم نہیں تھا۔ بہرحال میں اس کے دل پر ایسی ہی کوئی خراج ضرور لگا سکتا تھا جیسی اس نے میرے دل پر لگائی تھی۔ مجھے گویا یہ ایک قسم کی سہولت حاصل تھی۔ میرے بارے میں کسی کو بھی صحیح طور پر کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ سب لوگ جن سے مجھے کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا میرے نام تک سے بے خبر تھے۔ میں اس وقت تک ان کی دسترس سے دور رہ سکتا تھا جب تک میں خود ان کے سامنے آنے کا فیصلہ نہ کر لیتا، اور ظاہر ہے ایسا فیصلہ میں اس وقت کر سکتا تھا جب اپنے آپ کو اس قابل محسوس کرتا۔ کار میں بیٹھ کر میں کچھ دیر بعد جس گلی میں پہنچا، یہاں مکانوں کے نچلے حصوں میں دکانیں تھیں مگر وہ اس وقت بند تھیں۔ میں نے گاڑی کچھ آگے وہ مکانوں کے درمیان ایک خالی پلاٹ پر روکی اور پیدل واپس آیا۔ ایک تنگ سی بگلی گلی میں داخل ہو کر میں نے وہ دروازہ تلاش کیا جس کے قریب ہی سیڑھیاں اوپر جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ اوپر پہنچ کر میں نے ایک تنگ سی راہداری کے اختتام پر موجود دروازے پر دستک دی۔ دوسری مرتبہ دستک دینے پر ایک شخص نے دروازہ کھولا۔ وہ شخص شلوار اور بنیان میں موجود تھا۔ ایک ہاتھ سے وہ دروازہ تھامے تھوڑا سا کھولے ہوئے تھا، دوسرے ہاتھ سے اس نے آنکھیں ملی، بالوں کو اور سینہ کھجایا اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ وہ یقیناً نیند سے اٹھ کر آیا تھا لیکن ایک اجنبی کو سامنے پا کر فوراً چوکنا ہو گیا تھا۔ اس کی عمر 30 کے قریب ہوگی، چھوٹے قد اور گھٹے ہوئے جسم کا مالک تھا۔ مجھے یاد آ گیا میں نے اس شخص کو 2-3 مرتبہ رینو ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا، لیکن اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کون ہے اور کس کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ راستہ رو کے کھڑا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ وہ سیدھی طرح مجھے اندر آنے نہیں دے گا، چنانچہ میں نے جیکٹ کی جیب میں پھنسا ہوا ہاتھ نکال لیا۔ میرا پسندیدہ جرمن لیوگر میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ دوسرا ہاتھ میں نے اس کے سینے پر جماتے ہوئے اسے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا کمرے کے وسط میں پہنچا اور ایک تپائی سے الجھ کر گر پڑا۔ میں اس دوران کمرے میں داخل ہو کر مڑ کر دیکھے بغیر کنڈی چڑھا چکا تھا۔ مختصر سا یہ کمرہ ڈرائنگ روم معلوم ہو رہا تھا۔ سامنے کسی اور کمرے کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ غلام احمد شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ، تنہا رہتا ہی ہے کسی کے ساتھ۔ گھر میں اس وقت اور کون ہے؟ میں نے اس کے سینے کا نشانہ لیتے ہوئے پوچھا، کون کون تمہارے ساتھ رہتا ہے؟ میرا لہجہ دھیما تھا لیکن مجھے امید تھی کہ وہ اس لہجے کی تہ میں سرسراتی ہوئی صفاقی کی لہر کو محسوس کر سکتا تھا۔ میرا دل اس وقت نفرت سے لبریز تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس میں اس نوجوان کا انفرادی طور پر کوئی حصہ تھا یا نہیں، لیکن میری نفرت کو دو چند کرنے کے لیے یہی احساس کافی تھا کہ وہ اس شخص کا کارندہ تھا جس کا نام میں اپنے دشمنوں کی مختصر سی فہرست میں لکھ چکا تھا۔ کوئی نہیں، اس نے تھوک نکل کر جواب دیا، میں ایک دوست کے ساتھ یہاں رہتا ہوں، وہ 2-3 روز کے لیے کہیں گیا ہوا ہے۔ سردست وہ کچھ زیادہ خوفزدہ نظر نہیں آ رہا تھا، خوف سے زیادہ اس پر حیرت غالب تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، تاہم ممکن حد تک تصدیق کر لینا بہتر تھا۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا دروازے تک پہنچا۔ غلام احمد کو بدستور ریوالور کی زد پر رکھتے ہوئے میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور آنکھوں ہی آنکھیں میں گویا اسے تنبیہ کی کہ اپنی جگہ سے ہلنا مت۔ میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ دوسری طرف بیڈ روم تھا، اس کا دوسرا دروازہ کھلا ہی تھا اور آگے سے ہی نظر آ رہا تھا۔ گھر خالی ہی معلوم ہو رہا تھا۔ میرا خیال تھا جو میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں غلام احمد کو جو ہدایات کی تھیں وہ اس پر عمل کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میرے منہ پھیرتے ہی اس نے قسمت آزمائی کی ٹھان لی۔ ایک دیوار پر چھوٹے چھوٹے دستوں والی 2 کلاڑیاں آرائشی انداز میں کیلوں پر ٹنگی ہوئی تھیں۔ غلام احمد یکلک ٹوٹ جانے والے اسپرنگ کی طرح اچھل کر ان کی طرف لپکا، لیکن میں اس کی طرف سے غافل نہیں تھا۔ گو کہ میں دوسرے کمرے میں جھانک رہا تھا مگر میں نے اسے اچھلتے دیکھ لیا تھا۔ میں ایڑی کی بل گھوما، کمرے کے وسط میں پہنچا اور اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ کلاڑی تک پہنچ پاتا میں نے اس کی ناف پر ٹھوکر رسید کی۔ وہ ابکائی سی لے کر دورہ ہو گیا، پھر گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ میری دوسری ٹھوکر اس کے منہ پر پڑی، اس کے ہونٹ پھٹ گئے اور منہ خون میں لتھڑ گیا، شاید ایک آدھ دانت بھی ٹوٹ گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر تقریباً پہلے ہی والی پوزیشن میں بیٹھ چکا تھا۔ اب وہ خوفزدہ نہیں تھا، نفرت سے مجھے گھور رہا تھا۔ تکلیف کی وجہ سے اس کے چہرے پر کھچاؤ آ چکا تھا۔ فی الحال میں نے تم سے نرمی برتی ہے، دوبارہ حرکت کرو گے تو زیادہ نقصان اٹھاؤ گے، میں نے ملائمت سے کہا اور صوفے پر بیٹھ کر ریوالور والا ہاتھ گھٹنے پر ٹکا لیا۔
रिवाल्वर का रुख अब भी उसके सीने की तरफ था। उसे लात रसीद करने के दौरान मेरे तारीख शीशों की ऐनक नाक पर कुछ नीचे तक फिसलाई थी। मैंने उसे सही जगह बनाने के बजाय उतार कर गोद में रख लिया। गुलाम अहमद ने आंखें सुकीड़ कर मुझे घूरा और एकदम उसकी आंखों में खौफ के साए उतर आए। तुम अशरफ खान के साथी तो नहीं? उसने हकलाते हुए पूछा। होंठ फटे होने के बावजूद उसकी आवाज बदली हुई सी महसूस हुई। खून के कुछ छींटे भी हवा में उड़े। बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने, मैंने कहा। मुझे उम्मीद है कि अब तुम मेरे सवाल का जवाब देते हुए ज्यादा हिचकिचाहट महसूस नहीं करोगे। वो खामोश रहा। उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे उभर आए थे। उस्ताद लब्बू कहाँ मिल सकता है? वो बदस्तूर खामोश रहा तो मैं सोफे से उठने लगा। वो खौफजदा अंदाज में दोनों हाथ फैलाते हुए बोला, तुम जो कसम कहो मैं खाने के लिए तैयार हूँ। मैं वाकई नहीं जानता कि वो कहाँ रहता है। इतना मुझे मालूम है कि आज वो शहर में नहीं है, एक आध दिन में आ जाएगा। मैंने दोबारा सोफे पर बैठते हुए कहा, तुम मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो। शायद तुम भूल रहे हो कि मैं भी इसी लाइन का आदमी हूँ। हम जिसके लिए काम करते हैं, क्या हम उनके ठिकानों से वाकिफ नहीं होते? उस्ताद लब्बू कोई फिल्मी स्मगलर तो नहीं है कि उसके करीबी साथी भी उसकी शख्सियत से नावाकिफ हूँ। वो किसी नामालूम तहखाने में बैठा हो, सिर्फ टेलीफोन पर अहकामात जारी किए जाते हों और कोड वर्ड्स की गुफ्तगू की जाती हो। बाखुदा तकरीबन ऐसा ही है। गुलाम अहमद लरजती हुई आवाज में बोल उठा। उस्ताद लब्बू का नाम सुनकर जहन में किसी जाहिल और अनपढ़ से आदमी का तसव्वुर आता है। वो है भी ऐसा ही, लेकिन उसका तरीकाकार ऐसा नहीं है। कम अज कम अब ऐसा नहीं रहा। उसका जहन बहुत तेज है और अब तो एक और शख्स भी उसके साथ शामिल हो गया है। वो यकीनन वो यहीं का कोई MSc पास नौजवान है। कुछ अरसा अमेरिका में भी रहा है। सुना है वो वहाँ ज्यादातर जेलों में ही रहा है। जब से वो उस्ताद लब्बू के साथ शामिल हुआ है उसके तौर तरीके ही बदल गए हैं। अब सिर्फ वो दोनों ही एक दूसरे की बातचीत से वाकिफ होते हैं। हम जैसों को तो सिर्फ अहकामात मिलते हैं। मैं अब उस्ताद लब्बू के करीबी साथियों में शुमार नहीं होता, बल्कि करीबी साथी अब कोई रहा ही नहीं। वो दोनों ही बस एक दूसरे के करीबी साथी हैं। हमने इस तब्दीली को इसलिए ज्यादा महसूस नहीं किया कि हमारे कमीशन बढ़ गए हैं। वो उल्टे हाथ से खून पूछने लगा। उस नौजवान का नाम क्या है? मैंने महज मालूमात की खातिर पूछा। अली मुराद, गुलाम अहमद ने जवाब दिया। तुमने कभी उसे देखा है? किस किस्म की चीज है? मैंने पूछा। शरीरे जिस्म का लंबा नौजवान है, घनी दाढ़ी है, बाल घुंघराले हैं, आंखें हर वक्त सुर्ख रहती हैं। सुना है जदीद असला के इस्तेमाल में उसका जवाब नहीं, बहुत जल्द गुस्से में आ जाता है। उस्ताद लब्बू से भी कुछ बढ़कर सफाक और बेरहम है। मैंने सिर्फ 2 मरतबा उसे देखा है और बेपनाह खौफ महसूस किया है। और ये उस्ताद लब्बू किस किस्म का जानवर है? मैंने पूछा। मनमानस किस्म की चीज है, स्याह फाम, पिस्ता कद और सांड की तरह मजबूत। उसकी आवाज बैठी बैठी सी है। उसके नाम से उसके रख रखाव और पहनावे का सही तस्वुर ज़हन में नहीं आता। वो सूट वगैरह पहनता है, सिगार पीता है, थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेता है। गुलाम अहमद ने बताया। तो तुम्हें वाकई उसका ठिकाना मालूम नहीं? मैं उठकर इस तरह कमरे में टहलने लगा कि उसके और मेरे दरमियान ज्यादा से ज्यादा फासला रहे। अब गो के बेचारगी की तस्वीर बनकर मैं बैठा था, लेकिन मैं एक लम्हा के लिए भी ये यकीन करने के लिए तैयार नहीं था कि वो अब मुझ पर हमला नहीं करेगा। अलबत्ता इतना मुझे यकीन था कि मजीद मारपीट से बचने के लिए वो मेरे सवालों के जवाब में सच बोल रहा था। नहीं, मुझे वाकई उसके ठिकाने का इल्म नहीं। वो तेजी से बोला। मैंने कहा ना कि अली मुराद के आने के बाद उस्ताद के तौर तरीके ही बदल गए हैं। अब उसे जब भी हमारी जरूरत होती है वो खुद हमसे राब्ता कायम करता है। मेरी मालूमात के मुताबिक मेरे अलावा सिर्फ 4 आदमी उसके लिए काम कर रहे हैं और उनकी हैसियत कारंदो ही किसी है। हम इतना जरूर है कि उस्ताद हर तरह से हमारा ख्याल रखता है। मुसीबत के वक्त हमसे लाताल्लुक नहीं रहता। वो मजीद कुछ कहते कहते रुक गया था। मसलन मैंने रुक कर मुस्कुराते उसकी तरफ देखा। वो जब तुम्हारा ये बिगड़ा हुआ चेहरा देखेगा तो बहुत तिल मिलाएगा और मुझे तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। ऐन मुमकिन है। गुलाम अहमद ने जुर्रत से काम लेते हुए कहा। अच्छा ये बताओ, मैंने गोया इस बात को गैर अहम समझ कर खत्म करते हुए कहा, अगर तुम्हें अचानक उस्ताद लब्बू से राब्ता कायम करने की जरूरत पेश आ जाए तो तुम क्या करते हो? कुछ अजीब सा सवाल है, शायद तुम यकीन न करो। वो हिचकिचाते हुए बोला। एक फोन नंबर है जो उसने हमें दे रखा है। मैंने जब भी उस पर फोन किया तो खुरदरी सी एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। फोन उस्ताद ने कभी रिसीव नहीं किया, लेकिन मैंने उस नंबर पर जो भी पैगाम दिया है वो चंद मिनट के अंदर अंदर उस्ताद को मिल गया है। मैंने तजस्सुस से मजबूर होकर एक मरतबा ये पता चलाने की कोशिश की थी कि ये नंबर किसका है। डायरेक्टरी में ये नंबर मौजूद नहीं है। बहरहाल मेरे ख्याल में उसका सुराग लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। ये कोई ज्यादा बड़ा शहर नहीं है। ऑटोमेटिक एक्सचेंज भी कुछ ही अर्सा पहले यहाँ लगा है। मैंने एक्सचेंज में एक वाकफकार तलाश किया, उसे काम नहीं चला तो एक और अच्छे खासे ओहदेदार को अच्छी रकम की भी पेशकश की। उसने वादा किया कि वो मालूमात करके वो 2-1 दिन में जवाब देगा। दूसरे दिन उस्ताद लब्बू मेरे पास आया और सरसरी से लहजे में बोला, मैंने तुम्हें जो नंबर दे रखा है उसके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए तुम कई दिन से मारे मारे फिर रहे हो। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है तुम्हें? बड़ी मुश्किल से मैंने उसे यकीन दिलाया कि महज तजस्सुस से मजबूर होकर ऐसा कर रहा था। तो वो बोला कि मुझे तजस्सुस पसंद लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मेरे नजदीक उनका सही मकाम गंदा नाला है जिसकी तह में लेट कर वो इत्मीनान से क़यामत तक गौर व फिक्र कर सकते हैं।
تجسس پسندوں کو ہمارے دھندے میں نہیں، کسی لیبارٹری وغیرہ میں ریسرچ آفیسر ہونا چاہیے۔ مجھے اس کی یہ باتیں لفظ بلفظ یاد ہیں۔ بہرحال میری معذرت پر اس کا دل صاف ہو گیا تھا اور وہ پہلے ہی کی طرح عزت اور محبت سے پیش آنے لگا تھا۔ وہ نمبر بتاؤ، میں نے کہا۔ اس نے نمبر بتایا جسے میں نے ذہن نشین کر لیا۔ اشرف خان کے متعلق مخبری استاد لبو نے ہی کی تھی نا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ وہ ہچکچایا تو میں ہونٹ بھینچ کر اس کی طرف بڑھا۔ وہ جلدی سے بولا، ہاں مجھے پتا چلا تھا۔ استاد نے اس معاملے میں خصوصی دلچسپی لی تھی، روپیہ بھی خرچ کیا تھا اور کسی اثر رسوخ والے آدمی کی مدد بھی حاصل کی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ تم دونوں سرکاری آدمیوں سے مقابلے میں مارے جاؤ۔